Hello everyone, welcome back to the platform of V2 e-learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. Let's start with one more phylum of animal kingdom, that is Arthropoda. आज start करने वाले हैं अपन एक और phylum से, phylum number 7, that is Arthropoda. As you all know that it is the largest phylum of animal kingdom. ये animal kingdom का largest phylum है. अगेन यू नो द ड्रिल, कैसे कैसे करने वाले हैं हम. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सीखा है वो बेसिक बातें लिखेंगे, देन उसके बारे में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, देन एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे, देन उसके डायग्राम्स देखेंगे एंड वी आर डन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आर्थ्रोपोडा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या जानते हैं हम इसके बारे में वो लिख लेते हैं. वी नो दैट आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है. ये सब तो हमने बेसिक फर्स्ट स्लाइड में ही सीख लिया था. ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. बट हम टाइम पे सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए और रिकॉल करने के लिए दोबारा पढ़ते रहेंगे. सो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. एंड इफ यू रिमेंबर किस बेसिस पे लार्जेस्ट फाइलम है, ये नंबर ऑफ स्पीशीज के बेसिस पे भी है एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज के बेसिस पे भी है. ठीक है, क्योंकि बेटा इसके अंदर ना इंसेक्ट्स आते हैं और इंसेक्ट्स का नंबर भी सबसे ज़्यादा होता है और टाइप्स वैरायटी भी सबसे ज़्यादा होती है. तो स्पीशीज का नंबर भी लार्जेस्ट है उस बेसिस पे भी एंड वैरायटी पे भी लार्जेस्ट है. ठीक है, देखो आर्थ्रोपोडा में अगर आप वर्ड को तोड़ोगे ना तो दो वर्ड मिलेंगे आपको, आर्थ्रोस. आर्थ्रो वर्ड याद है तुम्हें, हमने आर्थराइटिस पढ़ा था. आर्थ्रो मतलब जॉइंट होता है, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट होता है. तो ये हो गया जॉइंटेड. और पोडा मतलब तो अपने सबको पता ही है, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस. पोडा मतलब बेटा अपेंडेजेस. सो बेसिकली आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा इसलिए है क्योंकि इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. यहाँ से आप पोटेंशियल असर्शन रीजन क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा इसलिए रखा गया है बिकॉज इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं. जॉइंटेड अपेंडेजेस का ये मतलब होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मच्छर नहीं है, मच्छर का हाथ ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे 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 जॉइंट कर रखा है. तो बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट है उनके अपेंडेजेस में, उनके लिम्स में, उनके हाथ पैर में, फोर लिम्स में, हाइंड लिम्स में. ये सब जितने भी इनके अपेंडेजेस है उन सब में जॉइंट्स है, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है. अब जॉइंटेड अपेंडेजेस से फायदा क्या होता है, अब जैसे कि मच्छर को किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो कहीं से भी बच के ऐसे निकल जाएगा क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है. ऐसे स्टिफ नहीं है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जॉइंटेड अपेंडेजेस होने की वजह से उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी पहली चीज़ कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है जॉइंटेड अपेंडेजेस होने की वजह से. प्लस बेटा ये जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है. काइटिनस एक्सोस्केलेटन ये अपन ने बायोमॉलिक्यूल्स में सीखा है. काइटिन का बना हुआ है वो अलग बात है, काइटिन का बना हुआ है वो अलग बात है, इससे कोई फर्क नहीं है. ये तो हमने फैक्ट याद किया कि इनके पास जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना हुआ है. काइटिन किससे बना होता है बेटा, NAG. फटाफट से रिकॉल करो क्या होता है, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन एक मोनोमर है जिससे मिलके काइटिन बनता है. काइटिन है क्या, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में भी क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि इसमें नैग की ही यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं. एंड नैग एक डराइव्ड मोनोसेकेराइड है जो ग्लूकोज में N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, अमीन जोड़ के N एसिटाइल ग्रुप जोड़ के हमने बनाया है. सो डराइव्ड मोनोसेकेराइड ग्लूकोज से हम बनाते हैं नैग, और नैग की यूनिट्स को रिपीट करा के हम बनाते हैं काइटिन. बिकॉज हमने किसी एक चीज़ की ही यूनिट को रिपीट किया है, दैट इज वाई ये होमोपॉलीमर है. ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन रह भी चुका है. ये कहां पर पाया जाता है, फंगस के सेल वॉल में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ एनिमल किंगडम के आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमको इससे ये पता चलता है कि आर्थ्रोपोडा के पास स्केलेटन है. और कैसा स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन. मतलब इनकी बॉडी के बारे में, जैसे कॉकरोच को नहीं देखा, बाहर से बॉडी उसकी थोड़ी हार्ड पता चलती है, उनका स्केलेटन हमारी तरह एंडो नहीं है, बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है. ठीक है, तो ऐसे जल्दी से किसी का अटैक नहीं होगा उनके ऊपर, वो बच सकते हैं उससे, क्योंकि ये जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका काम करता है बेटा, उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, आर्मर का काम करता है. ठीक है, एंड बिकॉज उनके पास सबसे बचने के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है और प्लस सबसे बचने के लिए एक सुरक्षा कवच है, आर्मर है, क्योंकि उनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है और क्योंकि उनके पास एक्सोस्केलेटन है. एंड इन दोनों रीजंस की वजह से हुआ क्या, उनके बेटा सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं. सर्वाइवल चांसेस
इंक्रीज कर जाते हैं आर्थ्रोपोडा के, एंड दैट इज वाई आर्थ्रोपोडा इतने ज़्यादा टाइप के जिंदा है, इतना ज़्यादा उनका नंबर है, इसीलिए लार्जेस्ट फाइलम है। तो लार्जेस्ट फाइलम बनने के पीछे ये दो बहुत मेजर रीजंस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं लार्जेस्ट फाइलम बनने के लिए इनको, ठीक है। प्लस क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइलम के एक्सोस्केलेटन में पाए जाते हैं, और प्लस फंगस की सेल वॉल में तो काइटिन पाया ही जाता है, इसीलिए काइटिन को याद करो हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बायोस्फीयर में नहीं, प्लांट किंगडम में नहीं, हम एनिमल किंगडम की बात करें, उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, काइटिन। यही अगर प्लांट के लिए पूछते तो क्या हो जाता, सेल्यूलोज। बायोस्फीयर के लिए पूछते तो प्लांट ज़्यादा होते हैं, तो आंसर क्या हो जाता, सेल्यूलोज। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जगह प्रोटीन पूछता एनिमल किंगडम में, तो आंसर हो जाता कोलाजन। तो ऐसे करके हमने बायोमॉलिक्यूल्स में सीखा है, यहाँ पर हम जस्ट उसको रिकॉल कर रहे हैं, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स चैप्टर को लिंक करके आपको कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बस नाम से कुछ इसके कैरेक्टर्स डिकोड किए। इसके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, लार्जेस्ट फाइलम है। अब हम इसकी बेसिक बातें लिख लेते हैं जो हर फाइलम में लिखते हैं कि बेटा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड लिखेंगे इनकी सिमेट्री कैसी होती है, थर्ड लिखेंगे इनके पास जर्म लेयर, फोर्थ लिखेंगे बेटा इनके पास सिलोम, नेक्स्ट विल बी सेगमेंटेशन, एंड द लास्ट विल बी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दैट्स इट, ठीक है। बस इसको लिख लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो कब से ऑर्गन सिस्टम चल ही रहा है, ऑर्गन सिस्टम चलता रहेगा। सिमेट्री बाइलेटरल चल रही है, बाइलेटरल सिमेट्री चलती रहेगी। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक चल रहा है, 3 जर्म लेयर से वही चलता रहेगा। देन सिलोम, हम यूसिलोमेट कंडीशन पे पहुंच चुके थे एनालिड्स में, तो यूसिलोमेट या सिलोमेट कंडीशन दोनों आप कह सकते हैं। ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है इनके पास। सेगमेंटेशन बताइए, सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म याद करिए हमने 3 ही फाइलम में किया था, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, यानी मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखी जाती है। मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखी जाती है। बट यहाँ पर हमने क्या किया था, इनकम्प्लीट सेगमेंटेशन है। फॉल्स नहीं बोल रहे हैं, ट्रू तो है ही बट इनकम्प्लीट है, ओनली एक्सटर्नल है, सिर्फ बाहर से सेगमेंटेशन होती है, अंदर से बॉडी इनकी सेगमेंटेड नहीं होती है। तो ट्रू सेगमेंटेशन है, मेटामेरिज्म है, बट इनकम्प्लीट सेगमेंटेशन है जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाई जाती है, ठीक है। एंड नोटोकॉर्ड इज स्टिल एब्सेंट, ठीक है। नोटोकॉर्ड अभी तक नहीं है बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी तक नॉन कॉर्डेट्स में चल रहे हैं, और नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ये बेसिक बातें होंगी। अब हम और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो हम उस टेबल से याद करते हैं, हर फाइलम में करते हैं, वही यहाँ पर लिख लेते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट चल ही चुका है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट, 2 ओपनिंग्स है, माउथ एंड एनस। सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा में क्लोज होता है, कॉर्डेटा में क्लोज होता है, और बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा मतलब यहाँ पर भी क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। हीमोसील और हीमोलिम्फ वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, हीमोसील एंड हीमोलिम्फ वर्ड का यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मच्छर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हाउस फ्लाई घर की जो मक्खियाँ होती हैं उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप बोलेंगे मैम मच्छर को मारते हैं तो रेड कलर आ जाता है, आपने तो बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोलिम्फ बोलते हैं, जो कि उनका ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। वो एक्चुअल में ब्लड का कलर जो आता है वो मच्छर के ब्लड का कलर नहीं है, वो उसने जो हमारा खून पिया है उस ब्लड का कलर है, उसका खुद का कलरलेस ब्लड होता है, ठीक है। आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के।
बेटा आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम अब प्रेजेंट हो गया है, आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो गया है, अभी तक नहीं आया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए देखिए यहाँ पर रेस्पिरेशन तो सब कर रहे थे अपने अपने तरीके से, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो एब्सेंट 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 प्रेजेंट। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ आर्थ्रोपोडा में देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल सिलोमेट सेगमेंटेशन प्रेजेंट है बट इनकम्प्लीट है, ठीक है, ओनली एक्सटर्नल। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट, सर्कुलेटरी तो यहीं से प्रेजेंट हो गया था, एंड यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और एक इनका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? डिस्टिंक्टिव फीचर का मतलब होता है कि कोई ऐसा फीचर जो इनको बाकियों से अलग बनाता है। वो क्या है? एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल। ये क्यूटिकल एक लेयर होती है बेटा जो स्किन के ऊपर होती है, तो इनके पास क्यूटिकल प्रेजेंट है एक्सोस्केलेटन, और ये बना हुआ है काइटिन का, ठीक है, और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके पास, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं, अब इनके बारे में हमने बेसिक बातें यहाँ पर लिख ली। अब हम करते हैं इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। आते हैं इनका बॉडी कैसे डिवाइडेड है, बॉडी कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। बेटा जितने भी ये होते हैं ना आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, उनकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। मतलब फॉर एग्जांपल इनके पास टेल नहीं होती, हेड होता है, फिर थोरैक्स होती है और फिर एब्डोमेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कि तुमने बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है इनके पास, पर इतने सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें, तो ये रेस्पिरेशन करते कैसे हैं? इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा इसमें क्या होता है, किसी किसी के पास तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पानी में रहते हैं उनके पास गिल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स जो पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, एक्चुअली आर्थ्रोपॉड एक फाइलम है, इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लासेस होती हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स की, उनको क्रस्टेशियंस कहते हैं, क्रस्टेशियंस, ठीक है। क्रस्टेशियंस में फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके क्रैब्स एंड प्रॉन्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सब पानी में रहते हैं, तो ये सब क्रस्टेशियंस हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स में आते हैं। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर गिल्स हो गया, किसी किसी के पास एक स्ट्रक्चर होता है बुक गिल्स, किसी किसी के पास बुक गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बुक जैसा स्ट्रक्चर होता है पर ये गिल्स होते हैं। किसी किसी के पास बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स, पर अभी लंग्स नहीं आया है किसी के पास, बुक जैसा दिखता हुआ लंग्स है बट किसी के पास लंग्स नहीं है। अभी तुम ही सोचो पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम आया है तो एकदम वेल डेवलप्ड लंग्स कैसे डेवलप हो जाएंगे? मोस्टली इनके पास होते हैं बेटा ट्रैकियल सिस्टम, एक ट्रैकियल सिस्टम होता है इनकी बॉडी के अंदर, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल का सिस्टम होता है। यही सिस्टम है मेजरली जो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स जो क्लास आती है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। बट बाकी कुछ के पास बुक लंग्स, कुछ के पास बुक गिल्स, और जो एक्वेटिक है उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3-4 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं इनमें, आर्थ्रोपॉड्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एंड प्लस ऑफ कोर्स यू नो ऑस्मो रेगुलेशन साथ में ही चलता है। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इनका कैसे होता है? इनके एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं एक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैलपीगियन बॉडी अलग होता है, मैलपीगियन कॉर्पसल्स अलग होता है। मैलपीगी कॉर्पसल अपन पढ़ते हैं अपन के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, तो वो अलग है। ये मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ट्यूब्यूल्स लगा है कि बॉडी या कॉर्पसल लगा, इसके हिसाब से आपका आंसर बनना चाहिए। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि कॉकरोच,
मस्कीटो, हाउस फ्लाई, इन सब के पास, बटरफ्लाई, ये सब इंसेक्ट्स, इन सब के पास क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन एक बार यहाँ पर पढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन्स पे लिख लेते हैं। इनके पास बेटा सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे अपन के पास है ना, ईयर है, आईज है, नोज है, ठीक है, स्किन है, टंग है, वैसे इनके पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा इनके पास? एक तो होता है सिंपल आई, सिंपल आई, सिंपल आई को ही कहते हैं ओसेल आई, ये तो सिंपल आई है, पर इनके पास एक कंपाउंड आई भी होती है, कंपाउंड आई का पेयर भी पाया जाता है, एक पेयर कंपाउंड आई भी होती है। ये कंपाउंड आई में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और उसकी यूनिट को कहते हैं ओमेटिडिया, ओमेटिडिया, ओमेटिडिया कंपाउंड आई की यूनिट्स को कहते हैं। ठीक है, तो इनके पास सिंपल आईज भी होती है एक पेयर, कंपाउंड आईज भी होती है एक पेयर। इसके अलावा बेटा इनके पास एक पेयर एंटीना भी प्रेजेंट होता है, एंटीना, एंटीना जो ऐसे निकला होता है, उसकी वजह से ही तो कॉकरोच को हमारी प्रेजेंस से पहले ही पता चल जाता है कोई आने वाला है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर लेता है और उसको पता चल जाता है कोई आ रहा है। ठीक है, प्लस बेटा इनके पास स्टैटोसिस्ट होता है, स्टैटोसिस्ट होता है बैलेंसिंग ऑर्गन। जैसे आपके पास आपकी बॉडी का बैलेंस भी तो बन रहा है, सेरिबेलम आपका बैलेंस बनाता है, इनर ईयर आपको उसमें हेल्प करता है कि अभी आप बैठे बैठे गिर क्यों नहीं जाते, आप चलते चलते गिर क्यों नहीं जाते, आपकी बॉडी का ये पॉस्चर, ये बैलेंस कैसे बना हुआ है, वैसे ये अपना बैलेंस कैसे बना रहे हैं। इनके पास भी एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, दैट इज स्टैटोसिस्ट। तो इनके पास सिंपल आई है, कंपाउंड आई है, एंटीना है, स्टैटोसिस्ट है, ये इनके सेंस ऑर्गन है कुछ। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन को हम कवर करते हैं पहले एनसीईआरटी से। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, इसलिए लार्जेस्ट फाइलम तो है, इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropods। समझ रहे हैं, मार्क करेंगे आप एनसीईआरटी में। अर्थ पे जितनी भी स्पीशी का अभी तक खोज खोज के नाम रखा गया है, उसमें से 1/3 में सबको कर दो और 2/3 में आर्थ्रोपॉड को कर दो, तो ये लार्जेस्ट तो बहुत अच्छे स्केल पे है फाइलम। 1/3 में आप सोचो पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक के सारे नाम आर्थ्रोपोडा को छोड़ के, और 2/3 3 का 2 हिस्सा किसने लिया हुआ है, आर्थ्रोपॉड में लिया हुआ है, ने लिया हुआ है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपॉड्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड। कैसे होते हैं बेटा, सेगमेंटेड, इनकम्प्लीट सेगमेंटेशन है, बट ऑफ कोर्स ट्रू सेगमेंटेशन है, सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। ठीक है, एंड सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन का बना हुआ है जो कि नैग का बना होता है। एनसीईआरटी में छोटी छोटी डिटेल्स लिखते रहेंगे। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोज मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। इनमें से कोई एक इनका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल। स्टैटोसिस्ट और द बैलेंसिंग ऑर्गन्स, स्टैटोसिस्ट ही क्या होते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन, आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। दे आर मोस्टली डायोशियस। Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous and development may be direct or indirect. तो बस रिप्रोडक्शन वाली पार्ट की बात और लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन आप लिखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता है मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच अलग होते हैं, मेल मस्कीटो फीमेल मस्कीटो अलग होते हैं, तभी तो अपन फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो ये सारी बात करते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल अलग होते हैं। दैट मीन्स अलग अलग सेक्सेस प्रेजेंट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। सो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को और क्या कहते हैं, डायोशियस। सेक्सेस आर सेपरेट एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म विल बी सीन। तो ऑटोमेटिकली आपको अब ये सब आता है कि अगर यूनिसेक्सुअल हैं तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली ओवीपैरस होते हैं बेटा, मोस्टली ये क्या होते हैं, ओवीपैरस। एंड द लास्ट वन इज, इनमें किसी में तो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है
किसी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर होती है, उसकी लार्वल स्टेज होती है वो, तो बटरफ्लाई में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो देखो मोस्टली ओविपेरस होते हैं, नॉट ऑल। ठीक है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली इंटरनल। यूजुअली हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको ऑल वर्ड लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड जो भी उसके बारे में हमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने थे। ठीक है, इसके अलावा आते हैं इसके एग्जाम्पल्स आप इसके बुक से याद कर सकते हैं, इन्हीं को कॉपी पे लिख सकते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, मतलब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट की जो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी तरह अपने कंट्री की इकोनॉमी को भी ऐड कर रहे हैं। जैसे एपिस हनी बी का नाम है एपिस। एपिस की एक स्पीशीज भी होती है एपिस इंडिका। ठीक है, एपिस मेलिफेरा, बहुत सारी स्पीशीज होती है। बॉम्बिक्स, जैसे कि बॉम्बिक्स मोरी, ये इसकी एक स्पीशीज है। सिल्क वॉर्म, क्या मिलता है इससे हमको? सिल्क मिलता है। इससे हमको क्या मिलता है? हनी बी से हनी मिलता है, और उसके साथ साथ ये बीज वैक्स मिलती है। हनी मिलता है और बी वैक्स मिलती है। बी वैक्स इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है, हनी इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है। बी वैक्स इसका ट्रू प्रोडक्ट है। दो प्रोडक्ट मिलते हैं आपको हनी बी से। बी वैक्स इज द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द ट्रू प्रोडक्ट, एंड हनी इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है लैसिफर, लैक इंसेक्ट, इससे लैक मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं वेक्टर्स। ये तो अपने लिए अच्छे नहीं है। वेक्टर क्या करते हैं? डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, मतलब ये ट्रांसमिटिंग एजेंट होते हैं। बाद में हम ट्रांसमिटिंग एजेंट्स होते हैं किसके? डिजीज के। अनहेल्दी पर्सन से डिजीज पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। हम 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में पढ़ेंगे कि वेक्टर और कैरियर में क्या डिफरेंस होता है, एक ट्रांसमिटिंग एजेंट और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर एक्चुअली क्या होता है बेटा? ट्रांसमिट तो करता ही है डिजीज को, साथ में उस डिजीज जिस पैथोजन की वजह से हो रही है वो भी तो एक जीव है, वो भी जब इसकी बॉडी में आता है तो वो उसको उसकी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। मतलब पैथोजन की लाइफ साइकिल भी चलती है वेक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज मस्कीटोज हैं, और इन तीनों में जो फीमेल एनोफिलिस, फीमेल क्यूलेक्स एंड फीमेल एडीज मस्कीटो हैं वही डिजीज के लिए वेक्टर्स का काम करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना बेटा, ये सब जाते हैं मेल और फीमेल फ्लावर्स का नेक्टर खाने के लिए, बट फीमेल की बॉडी के अंदर एग्स डेवलप हो रहे होते हैं, और उनका एग्स का डेवलपमेंट सिर्फ फ्लावर के नेक्टर से पूरा नहीं हो पाता, जिसके लिए फीमेल नेक्टर के साथ साथ सीधे ह्यूमन से ब्लड सक करके न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, जबकि मेल को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसका काम फ्लावर के नेक्टर से ही हो जाता है। ठीक है, फिर आता है ग्रेगेरियस पेस्ट, मतलब ये अच्छे पेस्ट नहीं होते हैं। लोकस्टा, लोकस्ट, टिड्डा आप जानते होंगे, है ना। लिविंग फॉसिल आता है किसके अंदर? ल्यूमुलस, उसको किंग क्रैब कहते हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स लाइन से आपको किस में लिखनी है? आर्थ्रोपोडा में लिखनी है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स इसमें हमने कर लिए। बाकी क्रैब्स आते हैं, प्रॉन्स आते हैं, बटरफ्लाई आता है, कॉकरोच आता है, ये सारे के सारे इसके अंदर ही एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, इसी में से कुछ का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। देखो ये रहा लोकस्ट, टिड्डा, ये जनरली क्रॉप्स को आगे खराब कर देता है, अच्छा नहीं है, पेस्ट है एक तो, और ऊपर से ग्रेगेरियस है, मतलब ग्रुप में रहता है। ये हमेशा ग्रुप में मिलेगा, बट इनका ग्रुप फ्रेंडली नहीं है। जैसे चींटी होती है, चींटी फ्रेंडली होती हैं, अच्छी होती हैं, सोशल होती हैं, ये सोशल नहीं होते, ये एक दूसरे की हेल्प भी नहीं करते। कभी तुमने चींटी को नहीं देखा होगा ऐसे अकेले जाते हुए, वो हमेशा ग्रुप में जाती है, और उनका कोई मेंबर, उनका कोई फ्रेंड पीछे रह जाता है, वो वापस सारी आती है, उसको लेके भी जाती है। ठीक है, तो वो थोड़ी हेल्पिंग नेचर की होती हैं, बट ये ऐसे नहीं होते, इसलिए इनको ग्रेगेरियस कहते हैं। फिर बटरफ्लाई आ गया, उसके बाद ये बेटा स्कॉर्पियन आ गया, एंड ये प्रॉन आ गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किस में आएंगे? स्पाइडर्स आते हैं इसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। क्रैब्स आते हैं, क्रैब्स एक्वेटिक होते हैं, ये प्रॉन्स भी एक्वेटिक होते हैं। फिर एक स्पाइडर होता है, ये स्कॉर्पियन है,
ये सब एरेक्नीड्स में आते हैं, बट ये बहुत डिटेल है, हम उसको थोड़ा एनसीईआरटी पे स्टिक्ड करके रखेंगे ताकि आप जितना याद करें वो एनसीईआरटी बेस्ड जो है एनिमल किंगडम में, और वो उतना आपको अच्छे से याद हो पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हो गए इसमें आर्थ्रोपोडा में। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्थ्रोपोडा फाइलम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फाइलम के साथ, ठीक है, मॉलस्का।